हेलो टू यू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज से अपना डेली करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पूरे दिन का जो भी ढांचा होगा, जो भी चीज़ें हुई हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव के लिए ज़रूरी हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर सकें ठीक ढंग से। मैं आपको उन तरीक़ों से नहीं पढ़ाने वाला जिसमें आपको क्या होता है कि वन वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर सीधे क्वेश्चन दिया आंसर फॉर्म में रटे जा रहे। हम चाहते हैं कि आपको चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हो, समझ में आए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स है ना, और अच्छे से फॉर्म में, जिससे आप एक जागरूक नागरिक बन सके, चीज़ों को समझ सके। सिर्फ डाटा याद ना रखें, सिर्फ आपके दिमाग में डाटा ना डाला जाए, सब चीज़ जानकारी हो, उसी को लेके चलते हुए आपको समझाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा और कंटेंट को जारी रखूंगा। यह हमारी कोशिश रहेगी। तो चलो, आज की पहली क्लास है, महाशिवरात्रि का दिन है, 1 मार्च है, आज से शुरुआत करते हैं, है ना। तो शुरुआत होती है दोस्तों हमारी कि हमारा आज का कंटेंट क्या क्या कवर करेंगे। देखिए, कल की क्लास जो न्यूज़पेपर आया था, तो ये हमने आर्टिकल द हिंदू से लिया है, पीआईबी से लिया है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, उन सब से लिया हुआ है। पहला तो हम एक अहम वॉरियर थे लचित बोरफुकन, है ना, इनके बारे में जानेंगे। फिर एक काउंसिल ऑफ यूरोप का जिक्र हुआ है, जो कि आपको पूछा भी जा सकता है कि भाई काउंसिल ऑफ यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बहुत परसों से उसमें रहा है, न्यूज़ में रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे क्या कहानी है, क्यों है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके सेंटर से पूछा हुआ है कि क्लैरिफाई कीजिए कि आपका क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम चेरनोबिल डिजास्टर देखेंगे। क्यों दोस्तों, जैसे चेरनोबिल पे रशिया ने कैप्चर कर लिया, उनकी हालांकि मतलब बातचीत भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन फिर भी चेरनोबिल पे जब उन्होंने कब्जा किया तो एक चेरनोबिल डिजास्टर आ जाता है न्यूज़ में, जो कि आपका एक करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान देखते हुए आगे की चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इंडिया, ये लचित बोरफुकन, ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, किस कंटेक्स्ट में मैंने इनका नाम मेंशन किया है। एक्चुअली हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है, उन्होंने इनोग्रेट किया है एक ईयर लॉन्ग, मतलब पूरे 1 साल का करीब सेलिब्रेशन होगा। किसका? 400 बर्थ एनिवर्सरी है आपका लचित बोरफुकन की। अब ये थे कौन? ये थे आपके कमांडर अहोम फोर्सेस के, है ना, अहोम फोर्सेस के आइकन थे असमीज नेशनलिज्म, असमीज जो राष्ट्रवाद था अंग्रेजों के टाइम, मुगलों के टाइम की बात एक्चुअली है ये, उसकी, ठीक है। आपने अहोम रिवोल्ट पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में अपनी, है ना, बर्मा पे जब आपका वो बढ़ रहा होगा, तो ये आगे की कहानी है, जब अंग्रेज आ गए थे, ये उससे पहले का है, मुगल का। अब जानते हैं जरा हम लचित बोरफुकन थे कौन, ठीक है। ये थे आपके अहोम किंगडम था एक, है ना, असम में अहोम किंगडम था, उसके कमांडर थे एक, ठीक है। इनको जाना जाता है, इनकी जो लीडरशिप, इनको लीड करने के लिए जो मतलब होता है ना कि नेता, कैसे लीडरशिप, 1961 के बैटल ऑफ सरायघाट का, सरायघाट दोस्तों इस नाम को याद रखिए, बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था। उन्होंने क्या किया था, मुगल फोर्सेस, जो मुगल थे वो अंडर द कंट्रोल राम सिंह वन के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो उन्होंने अहोम किंगडम पे कब्जा करने की कोशिश की थी आपकी, कि उन्होंने कोशिश की थी कि अहोम किंगडम पे हम कब्जा कर लें। तो बैटल ऑफ सरायघाट हुआ कहाँ था, ये जानना है। ये दोस्तों हुआ था आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुआ था, गुवाहाटी में, ठीक है। तो बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था गुवाहाटी में। आज भी, है ना, हमारा जो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ से हमारे ऑफिसर्स मिलते हैं, इंडियन आर्मी के, नेवी के और आपके मिलिट्री के, आर्म फोर्सेस के, आर्मी के, नेवी के, सॉरी एयरफोर्स के। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी 1999 से 1999 से दोस्तों जो बेस्ट पासिंग आउट कैडेट होता है ना, उसको द लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल देता है। याद रखिए, बहादुरी के नाम पे लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल मिलता है एनडीए में 1999 से। तो ये इनकी वो थी। अच्छा, ये मेरा जो ये है, ये बीच में आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, रुक जाओ दोस्तों, हाँ अभी ठीक है, चलो। तो अब इस बैटल के जरा समझते हैं कि बैटल के आउटकम क्या थे, है ना। ये देखिए आपका उनकी मूर्ति, प्रतिमा सब क्लियरली स्पष्ट लिखा हुआ है, इसे कलर चेंज किया जाए। अब उस बैटल के आउटकम क्या थे दोस्तों, देखिए, जब बैटल ऑफ सरायघाट हो रहा था 1671 में दोस्तों, सॉरी, तो मुगल ने असमीज फोर्सेस पे अटैक कर दिया थ्रू द रिवर इन सरायघाट में जो नदी थी उसके थ्रू, ठीक है।
अब बहुत सारे जो आपके असम के जवान थे, जो भी आपके सेनानी थे, सैनिक थे, वो सब उनकी ना युद्ध करने की क्षमता लगता है परास्त हो गई, वो हारने लग गई। ठीक है, वो सोच रहे थे कि अब हारा नहीं जाएगा, या मुगलों की सेना आ रही है, हम हार जाएंगे, इस तरह से चीजें चल रही थी। तो वो जब अपनी विल फाइट करने की खत्म कर चुके, तब लचित बोरफुकन ने क्लेरियन कॉल होता है, मतलब एकदम जोश भर देने वाली आवाज देना कि आज तो करना ही है, कुछ करके दिखाना है। तो उन्होंने वो आवाज दी, उन्होंने सबको मतलब बुलाया कि आओ लड़ो। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, बाहुबली देखा होगा, तो कैसे एक बार को काल जो था ना, वो उनका विलन आता था, तो एक बार को पूरी उनकी सेना थरथराने लग जाती थी। तो बाहुबली उसमें बोलता है कि क्यों डर रहे हो, क्या ये मृत्यु लगती है तुम्हें? मृत्यु होती क्या है? अपनी मातृभूमि को छोड़ना, वो होती है मृत्यु। अपने जल से डर कर भाग जो आना, वो होती है मृत्यु। तो वही एक क्लेरियन कॉल कहा जाता है दोस्तों, आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं इसे, एक क्लेरियन कॉल है ये। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, अल्टीमेटली क्या हुआ था कि जैसे उन क्लेरियन कॉल दिया अपने जवानों को लड़ने के लिए, तो सब इकट्ठा हो गए, सब लड़ने लग गए, और अल्टीमेटली 1671 में बैटल ऑफ सरायघाट में मुगलों की हार होती है। थोड़ा 2 साल पहले जाते हैं, बैटल ऑफ अलाबॉय में भी जानते हैं। ठीक है, ये हुआ था आपका 5 अगस्त 1616, मतलब 2 साल पहले। ये भी आपके अहोम जो वॉरियर थे असम के और मुगलों के बीच में हुआ था, जिसमें अहोम वॉरियर को इनको काफी हार का सामना पड़ा था, उनके हजारों सोल्जर्स की जान चली गई थी। तो समझ रहे हैं आप, एक लचित बोरफुकन की इतनी मतलब वो थी, बहादुरी थी कि उन्होंने अपने जवानों को इकट्ठा किया और सबको बल दिया आगे बढ़ने का। चलिए, पहला टॉपिक खत्म होता है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, हमारे काउंसिल ऑफ यूरोप के बारे में। ठीक है, अभी काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है, देखिए ये आपका लोगो है और ये इसका नाम है, ये क्लियरली आपके पास मेंशन है ना, ये क्लियरली आपके पास मेंशन है काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप की अगर बात हम समझें और जानें, तो हम देखते हैं कि इस किस कंटेक्स्ट में मैंने इस न्यूज़ को लिया है। दोस्तों क्या हुआ है, जैसा आपके सब जानते हैं कि रशिया की जो मेंबरशिप है ना द काउंसिल ऑफ यूरोप से, उसको सस्पेंड कर दी गई है जब से उसने आपके यूक्रेन पे अटैक कर दिया। हालांकि अभी बातचीत स्टार्ट हो गई, जब से अलर्ट पे पुतिन ने आपका न्यूक्लियर मिसाइल्स डाली हैं, तो बातचीत स्टार्ट हो गई। पहला राउंड आज खत्म भी हो गया, दूसरा राउंड की शुरुआत है। ठीक है, तो दूसरा राउंड भी होगा। तो अब इशू क्या है इसमें, देखिए रशिया ने, हम सब जानते हैं कि रशिया ने आपका फुल ब्लोन अटैक कर रखा है। ओबोलोन डिस्ट्रिक्ट को कब का पार कर लिया उन्होंने, सेंट्रल कीव में भी घुस चुके हैं, है ना, और कीव में लड़ाई चल रही है उनकी उस पे। अब तो बातचीत पे भी बात आ गई है, तो इसी को लेके मद्देनजर ये आपका स्टार्ट हो जाता है कि ये कहानी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करी क्या। अब कहानी इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए दोस्तों, अभी ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया था रशिया यूक्रेन को, कि रशिया की पोजीशन क्या है यूक्रेन को लेके। तो इसको भी कवर करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, सारे जो मेंबर्स होते हैं ना, वो मिलके अपनी बात को रखते हैं कि सारे मेंबर ये काम करेंगे, कैसे करेंगे, कौन इसके सपोर्ट में, कौन अगेंस्ट में है, यस नो, की वोटिंग होती है। अब इंडिया ने इस वोटिंग से एब्सटेन किया था। एब्सटेन मतलब इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ना हाँ किया ना किया, उन्होंने बस वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब अपनी चीज क्यों नहीं। अच्छा, इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया ये भी जानना जरूरी है भाई, हम भारतीय हैं तो भारत का पक्ष क्या है, क्यों किया, वो भी देखेंगे। पहले समझते हैं। तो ये देखिए जी, ये यूएन स्पॉन्सर मतलब यूएस लेके आया था, सॉरी, यूएस स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन आया था। अब ये रेजोल्यूशन क्या कहता है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में, बहुत कड़े शब्दों में रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन पे जो उसने धावा बोल दिया है, उसके खिलाफ था। मतलब एक रेजोल्यूशन लेके आया था। रेजोल्यूशन आने का मतलब अब प्रस्ताव लेके आना और सीधे कहना कि देखो भाई ये चीजें गड़बड़ हो रही हैं, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तो न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। अब हमारे न्यू दिल्ली का मतलब हमारे भारत ने सीधे सीधे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि भाई आप ये जो काम कर रहे हैं लड़ाई का, या फिर एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, ये सबसे मामला हल नहीं होने वाला है। सिवाय सिर्फ एक ही जवाब है इन डिफरेंसेस को सेटल करने का, वो है आपका डायलॉग। बातचीत करके ही आपस में चीजें सुलझा जा सकती हैं, है ना। अब हमारे काम की चीज क्या है, ये रेजोल्यूशन कौन लेके आया था, यूएस और अल्बानिया, है ना, इन्होंने प्रेजेंट किया था। उसके बाद बाकी बहुत सारे दोस्तों आपके वेस्ट नेशंस, वेस्ट में समझते हो,
वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपके यूरोप के जो देश थे उन्होंने को स्पॉन्सर्ड किया था इसी को। अब जो ये काउंसिल है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसने अफर्म किया था इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स सोवर्निटी इंडिपेंडेंस। सोवर्निटी मतलब आज़ादी, आज़ादी मतलब सुवर्ण है, उसके ऊपर किसी दूसरे का वो नहीं, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ यूक्रेन मतलब यूक्रेन एक है भाई, वो आज़ाद है, उस पर ऐसा थोड़ी किसी और ने वो करके आप कब्जा कर लोगे, आप चीज़ों को आप हथियार लोगे। और ये सब आज़ाद क्यों है? अपना इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो उसके बॉर्डर्स हैं जो दुनिया जानती है उसके अंदर भाई वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अगर नाटो ज्वाइन करना चाहे तो नाटो ज्वाइन कर सकता है, ऐसा वेस्ट का कहना है। और रशिया क्या कहता है? रशिया कहता है नाटो नहीं ज्वाइन करोगे भाई तुम, ठीक है, करोगे तो हम अटैक करेंगे, तुम पहले हमारे थे, अब किसी और के ना हो सके, अब हमारे ना हुए तो किसी के ना होने देंगे। ये ऐसी वाली कहानी चली हुई है। कोई नहीं। अब रेजोल्यूशन क्या लेके आया था? उसने कहा है कि जो रशिया है वो इमीडिएटली एकदम से और कंप्लीटली और अनकंडीशनली बिना किसी कंडीशन के जितने उसके मिलिट्री फोर्सेस हैं उसको यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर निकाल दें। ठीक है, अब हमें जानना क्या है भाई, इंडिया ने वोट एब्सटेन क्यों किया है ना, क्यों इंडिया ने वोट नहीं किया, उसने अपनी पोजीशन क्या रखी? देखिए साफ बात है, इंडिया ने आपका जो हार्श लैंग्वेज यूज किया गया था इस रेजोल्यूशन में जो यूएस और अल्बानिया लेके आए थे उसके खिलाफ कंडोम कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह की भाषा यूज की हुई है, जो हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, इस तरह से चीजें सॉल्व आउट नहीं होती। वो चाहता है, देखो इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, देखो भारत को ना एक डेवलपिंग नेशन है, हमें रशिया से भी हेल्प चाहिए, हमें यूएस से भी हेल्प चाहिए, हमें यूरोप से भी हेल्प चाहिए, हमें सबसे मिल बांट के काम करना है। तो उसमें आपका क्या है कि इंडिया चाहता है एक बैलेंस बनाना वेस्टर्न ब्लॉक, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो आपकी यूरोप के देश हैं, यूएस है ना, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, वो चाहता है उनके बीच में और रशिया, उनके बीच में हम बैलेंस बना के चलें, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत है, दोनों ही हमारे पार्टनर हैं, दोनों ही से हम आगे बढ़ पाएंगे, अकेले उसमें नहीं पाएंगे। एक बार को मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारा क्या है कि इंडिया का स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने क्यों ऑन द सिचुएशन ऑफ यूक्रेन पे लिखा है। तो इंडिया ने देखो पूरा का पूरा बात की है कि हमने वोट क्यों नहीं किया, एब्सटेन क्यों किया। साफ साफ इंडिया बोलता है, इंडिया इज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द रिसेंट टर्न ऑफ डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन, है ना। इंडिया को बहुत दुख है, बहुत ही डिस्टर्ब है कि ये क्या हो रहा है यूक्रेन में, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और वो अर्ज भी करता है कि ये सारे इमीडिएट सेशन ऑफ वायलेंस, मतलब जितने भी वायलेंस है, अहिंसा है, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। और इंडिया भारत में देखो अहिंसा परमो धर्म, उस पर बात कहते हुए कहता है कि देखो भाई कोई सोल्यूशन नहीं, कभी कभी भी किसी तुम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते अगर ह्यूमन लाइफ, अगर इंसानों की मृत्यु हो रही है, उनकी जाने जा रही है। तो हम क्या है कि इंडिया इज डीपली कंसर्न, हम चाहते हैं कि वेलफेयर सिक्योरिटी ऑफ इंडियन कम्युनिटी हो, जो इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हो उन सबको लेके भी हमें ध्यान में रखना है ना। अब इंडिया कहता है कि जो कंटेम्प्रेरी आपका ग्लोबल ऑर्डर बना है, कंटेम्प्रेरी आपका जो ग्लोबल ऑर्डर बना है, वो ग्लोबल ऑर्डर तो आपने बनाया किस पे? आपने ग्लोबल ऑर्डर बनाया है भैया, वो बनाया है कि सोवर्निटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होगी सारे स्टेट्स की। तो सारे मेंबर जो होते हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इस सारे सिद्धांतों को, इन सारे प्रिंसिपल को ऑनर तो करना चाहिए, मानना तो चाहिए उनको, क्यों नहीं मान रहे? ठीक है, तो डायलॉग ही सिर्फ और सिर्फ आपका डायलॉग, बातचीत ही एक रास्ता है, इसी चीजें हो जाएंगी, है ना। तो अब इट इज़ अ मैटर ऑफ रिग्रेट, मतलब बहुत पछतावे की बात है कि बातचीत करके हल नहीं निकाला जा रहा, आपस में एक दूसरे पे मतलब क्या कहते हैं आप लोगों को, प्रेशर बनाया जा रहा है ना, सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, चीज़ें इस तरह से की जा रही हैं। तो ये सब है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको 3 टर्म बता देता हूं कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखो बहुत कंफ्यूजन होती है। एक है आपका द काउंसिल ऑफ यूरोप, ठीक है, एक है आपका द यूरोपियन काउंसिल, और एक है आपका द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, है ना, द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। याद रखना दोस्तों, ये तीनों अलग चीजें हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। काउंसिल ऑफ यूरोप में क्या है, देखो ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है? जहां पे बहुत सारे सरकारें, बहुत सारे देश मिलके आपका एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम करती हैं, उसको इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये बना क्यों है? ये बना है आपका ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने, रूल ऑफ लॉ, मतलब जो लॉ है वो चलना चाहिए।
अच्छा, द काउंसिल ऑफ यूरोप में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज होंगी। देखो यहाँ पे आपका नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी इसके मेंबर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर ही इसके मेंबर है, नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स भी वो है, ठीक है। अब बात समझते हैं द यूरोपियन काउंसिल क्या है। फिर देखो द यूरोपियन काउंसिल कुछ नहीं है, यूरोपियन यूनियन के जितने हेड्स हैं, है ना, जितने भी आपके उनके राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं, उन सबको मिला के आपका यूरोपियन काउंसिल बना है। इसको यूरोपियन यूनियन समिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो द काउंसिल ऑफ यूरोप का यूरोपियन यूनियन से कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल का यूरोपियन यूनियन से ही रिश्ता है ना। फिर एक तीसरा आता है द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो कंफ्यूजन मत होना, द काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, है ना। ये क्या है, आपका जो यूरोपियन यूनियन है उसका डिसीजन मेकिंग और मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, सारे जितने भी मेंबर हैं यूरोपियन काउंसिल के, यूरोपियन यूनियन के, सॉरी दोस्तों, उसके सारे मेंबर्स की ये बात करते हैं। चलिए अब जरा हम समझते हैं आपका काउंसिल के बारे में। अबाउट द काउंसिल ऑफ यूरोप। अब यूरोप के काउंसिल की बारे में बात कर ली जाए जरा सा। काउंसिल के बारे में क्या है, देखो ये जो काउंसिल ऑफ यूरोप है आपका, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो क्लियर हो गया भाई, एनजीओ नहीं है, याद रखना। यूपीएससी के एग्जाम पूछ लिया, एसएससी में पूछ दे, एनजीओ टिक करके मत आना। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कब बना था ये, तो ये वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था उसके दौरान की बात है ये, ठीक है। तो इन्होंने क्यों बनाया था कि भाई ह्यूमन राइट्स का मेंटेन कर रहा है, डेमोक्रेसी मेंटेन करनी है, रूल ऑफ लॉ, ये तो मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। तो अब क्या है 1949 है ना, सेकेंड वर्ल्ड वार 1949 में खत्म हो गया था, उसके बाद ये बना है। ट्रीटी ऑफ लंदन से बना है, याद रखना दोस्तों, ट्रीटी ऑफ लंदन से था अबाउट काउंसिल ऑफ यूरोप बना हुआ है। 46 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें 27 के साथ 27 यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं वो भी हैं, और बाकी आपके और भी मेंबर हैं, 19 मेंबर्स 19 मेंबर्स और हैं। पॉपुलेशन कितनी है, 820 मिलियन देख लो दोस्तों, है ना, 820 मिलियन। ये 46 कंट्रीज मिलके बनी है। इंडिया की पॉपुलेशन जानते हो 1.4 बिलियन, मतलब ये 820 है, हम करीब 1400 हैं मिलियन। चलो, है ना, इंडिया इनके मतलब आधा गुना कर दोगे ना तब भी ज़्यादा, मतलब 1.5 गुना है, 1.5 गुना से बहुत ज़्यादा है। चलो खैर, फ्रांस का है हेडक्वार्टर्स, इसका फ्रांस में है। अरे यार नाम छूट रहा है, अपनी चेहरा ही तो काटना पड़ेगा दोस्तों, बिना चेहरा काटे ना, हाँ अब सही से रहेगा। स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, ठीक है। रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जैसा कि हमने बताया, ये काउंसिल ऑफ यूरोप आपका एक मेक बाइंडिंग लॉज, बाइंडिंग मतलब जो सबको मान्य होगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता, है ना। लेकिन इसके पास पावर है क्या, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हुए हैं उनको मनवाने का, ठीक है, यूरोपियन स्टेट्स में जो हुआ है उनको मनवाने का इनके पास पावर है। तो इस तरह से चीजें इनकी चलती हैं। चलो दूसरा क्या, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों लिया है, क्यों कंटेक्स्ट में इसका बात आ गई है, चाइना एक पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई बहुत पुराना हो, ये कभी पुराना नहीं होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि पाकिस्तान का आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है उसके जो देश है काफ़ी इकोनॉमिक परेशानियां चल रही हैं और उसका इंटरनेशनल आइसोलेशन है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है ना, चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले रहा है, ठीक है। और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा लोन ले, इसके कारण पाकिस्तानी ऑफिशियल परेशान है। तो जब बाहर की दुनिया जैसे आपका यूएस उनसे कह रही कि भाई तुम्हें नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाना चाहिए, तो पाकिस्तान ने कहा है कि देखो भैया हम तैयार हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ना खत्म करने के लिए, पर जिस तरह से हमें चाइना पैसा दे रहा है ना, वैसे तुम पैसा दे दो हमारा काम ही बन जाए। पैसे की कहानी है सारी, तो तुम पैसा दे दो, वो पैसा दे रहा, तुम कह रहे हो लो मत, तो तुम ही दे दो है ना। तो मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम रेडी हैं तैयार होने के लिए, लेकिन आप यूएस जो है सेम तरह की डील हमें दे दे तो हम ले लेंगे। अब सेम तरह की डील क्या है, देखो दोस्तों बात को समझो कि कहानी क्या है। कहानी ये है दोस्तों, ये चाइना का एक पॉलिसी है। चाइना क्या कर रहा है, आपका खूब सारा पैसा दो देशों को जो मतलब दे देता है, ठीक है। खासकर इंडिया के नेबर में, इंडिया के नेबर मतलब इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं आपके, जैसे आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो
इन सबको ये बहुत ही पैसा दे रहा है और कह रहा है अब जब पैसा तुम किसी से उधार ले लोगे ना, वैसे देशों के साथ भी जब पैसा उधार ले लेते हैं तो चाइना अपने मतलब उनके उसमें दखला मतलब जो उनका रूल ऑफ है और फिर जो गवर्नेंस उसमें दखल कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। एक तो क्या है कि इंडिया के सारे देश, जैसे हमारा इंडिया मान लो ऐसा है, इधर आ गया बांग्लादेश है ना, इधर आ गया आपका श्रीलंका, इधर तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है नहीं, चाइना, यही देखो इंडिया चारों तरफ से घिरे जा रहा है। तो इंडिया को इससे क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि चाइना ये डेप ट्रैप क्या कहते हैं दोस्तों? डेप ट्रैप का मतलब है कि आप किसी डेप में चले जाओ, मतलब उधारी में चले जाओ, वहां फंस के रह जाओ, निकल ही ना पाओ, उसे कहते हैं डेप ट्रैप। जैसे अगर आपको उधार चुकता करने के लिए अगर उधार लेना पड़ जाए ना तो आप डेप ट्रैप में हो, साफ सी बात है, ठीक है। अब क्या किया चाइना ने, देखो हर किसी को पैसे की जरूरत थी, चाइना ने क्या किया कि वो अपना पॉलिटिकल है ना, राजनीतिक और इकोनॉमिक मतलब क्या कहते हैं आप ना इकोनॉमिक्स यार हिंदी बोला मतलब क्या इकोनॉमिकल राजनीतिक शास्त्र चलो वर्ड याद नहीं आ रहा हिंदी का। इकोनॉमिकल व्हील है ना, वो पूरे ग्लोब में चाहता है कि उसी की बात चले, उसी का वो चले। तो चाइना क्या कह रहा है, बिलियंस ऑफ मतलब अरबों खरबों के डॉलर ना, वो कंसेशनल लोन्स, क्या होता है कंसेशनल लोन्स होता है दोस्तों कि आप 5 साल बाद चुकता कर देना, परेशान मत हो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम देगा डेवलपिंग कंट्रीज को, इतना कम देगा कि वो सब लेके अपने कंट्री को ग्रो करना चाहेंगे, है ना। वो लोन देने लग गया, खूब सारा पैसा उधार में देने लग गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाओ, रोड बनाओ, बिल्ड बनाओ, ट्रेन बनाओ, प्लेन बनाओ, जो भी बनाओ यार, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि ट्रेड होना चाहिए। अब ये सारी की सारी देखो डेवलप कंट्रीज, अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज देखो तो श्रीलंका के देखो, बांग्लादेश को देखो, पाकिस्तान के लिए देखो, ये सबके सब में लो या मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है। और ये क्या कर पाती हैं, देखो इतना पैसा उधार ले तो लेती हैं लेकिन ये पेमेंट कर नहीं पाती हैं, दोबारा पैसा उनका वापस नहीं कर पा रही हैं। अब जब पैसा वापस नहीं कर रहा है तो बीजिंग जो है मतलब चाइना जो है उन सब पे कंडीशन रखता है। कंडीशन क्या कहता है कि भाई देखो तुम पैसा वापस तो कर नहीं रहे हो, लेकिन अगर तुम डेब्ट रिलीफ चाहते हो कि हाँ तुम पैसा बाद में चाहो, तो हम जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं चलेगा भैया, फ्री में पैसा तो किसी को नहीं देने वाला ये, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है, CPEC के बारे में। ये देखो दोस्तों आपके लिए मैंने मैप बना के रखा हुआ है, ये अगर तुम देख पा रहे हो तो देखो ये रेखा हमारा, ये कश्मीर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, जो हमारा कश्मीर है उसके थ्रू जाती है, मतलब है ना, हमें इससे दिक्कत है। अभी समझाता हूं आपको। 2015 में लॉन्च हुआ था CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है आपका, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है एक आपका, चाइना का है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, ये चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, मतलब आप चाइना के थ्रू सामान कैसे जाता है तो आप एक रोड से या फिर ट्रेन से या फिर आपका शिप से एक वो बना जाए कि चाइना कहीं पे भी पहुंच सके, कहीं पे भी ट्रेड कर सके। अब ये प्रोजेक्ट है किसका, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इनको जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग उनका है जी। वो क्या चाहते हैं कि चाइना का फंडेड चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे हर जगह, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड पे चाइना का इन्फ्लुएंस हो, है ना, जो ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब आपका 3000 करीब 3000 किलोमीटर लंबा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसमें आपके हाईवे भी आते हैं, रेलवे भी आते हैं, पाइपलाइन भी आते हैं। कभी आपको बोल देना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो आप समझ लेना उसमें हाईवे भी आता है, ये भी आता है। देखो ये जो येलो लाइन है, रेड लाइन है दोस्तों, ये आपकी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और इंडस हाईवे ये सब है आपका। इनको मतलब देखो इस्लामाबाद से होकर लाहौर जा रहा है, फैजाबाद, मुल्तान, और ऐसे करके आपका कराची मिल रहा है। दूसरा वाला ये देखो ग्वादर पोर्ट है, क्वेटा पे जा रहा है, देरा इस्माइल खान, पेशावर, सब जगह होके जा रहा है, ठीक है। चलो तो CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इनका ध्यान किस पे, ये चाहते हैं कि ग्वादर जो है सिटी साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में, देखो ये रहा ग्वादर आपका, ठीक है, ये ग्वादर को आपका नॉर्थ वेस्ट चाइना का जो ज़ीजिंगयांग है इधर कहीं है आपका, दिख नहीं रहा इस मैप में, ज़ीजिंगयांग जो प्रोविंस है उसमें जोड़ दें, ठीक है। उइघुर मुस्लिम्स रहते हैं वहां पे, आप जानते होंगे, वो परेशान करते रहते हैं ये लोग, ठीक है। अब प्रपोज प्रोजेक्ट क्या है कि हैवी सब्सिडाइज्ड लोन्स, मतलब बहुत ही सस्ते लोन देगा, उसके कारण होगा, ठीक है। और इसको देगा चाइनीज बैंक, जितने भी चाइनीज बैंक है वो देते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भैया लोन लो, पैसा लो, काम करो, है ना, लोन बट रहा फ्री में, देख लो दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब आ जाता है कि यहाँ पे ना जो लोकल्स हैं, अभी हल्ला क्यों काटा है उन्होंने,
है ना, जो वहाँ के पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उन्होंने हल्ला क्यों काटा है? देखो वो जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं ना, वो बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? जो सीपीसी आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है ना, उसकी दिक्कत क्या है? वो लोकल पाकिस्तानी इसलिए हैप्पी हैं क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले चाइनीज सोल्जर हैं या फिर चाइनीज सिविलियंस हैं, चाइनीज लोग हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अब पूरा क्या है कि पाकिस्तान को, क्योंकि लोग वहां परेशान हो गए हैं, पाकिस्तान को अपने खुद के सैनिक डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं उस एरिया में कि लोग कहीं उनकी दिक्कत ना बड़ी कर दें। तो ऐसी तो हालत हो गई है। अब देखो इंडिया कंसर्न मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले देख लो। पहले तो चाइना ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, एक तो पीओके में चला गया, ये हमारा कश्मीर है भैया, तुमने कैसे रोड बना दी हमने बिना वो किए हुए, ठीक है, ये हमारा कश्मीर है, तुमने रोड, औकात कैसे होगी तुम्हारी रोड बनाने की, ठीक है। तो ये आपका एलओसी है, ये आपको दिख रहा है, और ये देखो इधर इन्होंने पास कर लिया। कलर चेंज करने दो पहले तो, ठीक है। अरे यार क्या होता ही हमें, ब्लैक ही ठीक है, चलो। अब इन्होंने देखो आपका क्या है कि एक ग्वादर इंटरनेशनल यहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं, है ना, ग्वादर इंटरनेशनल पोर्ट बना रहे हैं जहाँ पे आपके 830 जो बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं वो लैंड करेंगे, ठीक है भाई, की करवा लो, है ना। यहाँ ग्वादर भाई अपने पाकिस्तान में जो करना है कर लो ना, हमारे इंडिया में क्या को आ रहे हो, ठीक है। अब दूसरा देखो यहाँ पे दोस्तों 1320 मेगावाट का कोल बेस्ड पावर प्लांट बना रहे हैं, मतलब इनको पावर सप्लाई करने के लिए। ऐसा ही दोस्तों आपका 1320 मेगावाट का यहाँ पे बना रहे हैं, इधर भी बना रहे हैं, इधर भी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मुल्तान में प्लांट बना रहे हैं, यहाँ पे प्लांट बना रहे हैं, आपका कारोत हाइड्रो पावर, कहाँ गया ये, यहाँ पे बना रहे हैं करोत हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। और 10 और 11वां आपका सूकी किनारी हाइड्रो पावर प्लांट, ये देखो इंडिया के बिल्कुल बगल में हाइड्रो पावर प्लांट, ये सारे हाइड्रो प्लांट की लिस्ट बना रहे हैं। रोड वोड की तो कहानी अलग से ही है, ठीक है। तो अब इंडिया क्या कंसर्न है? इंडिया का कंसर्न ये है भैया कि देखो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से क्यों जाता है, वो कश्मीर हमारा है, तुमने वहां से रूट कैसे बना ली, तुम्हारी औकात कैसे हो गई, है ना, हिम्मत कैसे होगी। अब सीपीईसी इंडिया का कंसर्न देखो, इंडिया परेशान क्यों है? एक तो यार पीओके से क्यों तुमने बनाया, उसको पीओके से नहीं बनाना चाहिए था, तुम्हें बनाना अपने पाकिस्तान में बनाओ ना, हमारे में क्यों आ रहे हो, साफ सी बात है। अब सीपीईसी जो है ना, वो चाइना का प्लान जो है वो क्या कर रहा है, ग्वादर पोर्ट से आपका इंडियन ओशियन को जोड़ रहा है। देखो यहां है आपका इंडियन ओशियन, है ना ये पार्ट। अब चाइना यहां पहुंच जाएगा इंडियन ओशियन में, तो ये इंडिया के लिए दिक्कत नहीं देगा क्या? तो इंडिया नहीं चाहता भाई कि चाइना तो इंडियन ओशियन में आए, क्योंकि देखो चाइना जहां पे भी रहा है ना वहां दिक्कत ही क्रिएट की है। आप 7 डॉटेड लाइंस भी देख लो आपका, या फिर आप देख लो वियतनाम में चाइना क्या करता है कब्जा, ठीक है, जितने उस तरफ में बर्मा में कि उनकी क्या दिक्कत है, हर जगह परेशानी है आदमी। भूटान में देख लो, उसके डोकलाम जो इशू है उस पर बना के रखा होता है, ठीक है। अब वैसे भी क्या है कि सीपीसी अगर मतलब मान लो बन जाता है, चीजें हो रही हैं, और पाकिस्तान की इकोनॉमी तो भंटादार है उसका, ठीक है, अगर उसकी इकोनॉमी सुधर जाती है तो खुद सोचो ना दिक्कत क्या होगी। एक तो पाकिस्तान है, पागल है ही, ठीक है, और अमीर भी हो जाएगा तो इंडिया को भी परेशान करेगा। अजीब सी कहानी चली पड़ी है यार। दूसरा क्या है कि इंडिया का ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान और चाइना के साथ है। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब भाई इंडिया पाकिस्तान और चाइना पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल कतई भरोसा नहीं कर सकता। इनका ट्रस्ट डेफिसिट मतलब भरोसे लायक ये आदमी ही नहीं है। तो आदमी नहीं है तो बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे जो भी कुछ कीजिए, तो इंडिया को भरोसा है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिक्कत ये देते हैं कि भाई ये फ्रेंडली काम कभी नहीं करते हैं। ये पता लगेगा कि आपको कुछ और ही कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपनी नेवी की शिप लगा के इंडिया की तरफ झांक रहे हैं, है ना। कभी आपका ये जो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं इसी रास्ते से, कुछ भी किए जा रहे हैं भैया, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब दिक्कतें हैं। मैं आपको एक बार मैप फिर से क्लियर कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिए, जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये क्लियरली से आपको दिख गया। चलो, ये क्लियरली से आपको दिख गया। तो अब आते हैं दोस्तों अपने इस पे आ गए, तो देखो फोटो दिखती है क्या हमारी? ठीक है, कोशिश तो जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि भाई क्लैरिफाई करो क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं है। लोग बड़े परेशान हैं। ये न्यूज़ मैंने क्यों उठाई है? ये न्यूज़ दोस्तों अभी कल के जो न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है कि जब क्रिप्टो करेंसी जो होती हैं आपकी, जैसे बिटकॉइन, वो लीगल है इंडिया में कि नहीं है, इस पर क्लियरिटी नहीं है। बात क्या है, ये क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के पास, एक गेन बिटकॉइन करके एक स्कैम हुआ है, उसमें एक एक्यूज्ड है,
है ना, जिसपे आरोप लगे हैं, उसी ने केस डाला हुआ है कि मेरे खिलाफ जो भी चार्जेस लगे हैं भाई उसको खत्म करो, लीगल है या नहीं है पहले पूछ लो, इलीगल है ही नहीं तो क्यों फंसा रहे हो, और लीगल अगर लीगल है तब तो मैं ठीक हूं, अगर इलीगल है तभी तो, तब सरकार उस पर टैक्स लगा रही तो लीगल हुआ ना, ये बात तो क्लियर कर लो, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये क्रिप्टो करेंसी कहानी, क्रिप्टो करेंसी पहले समझो, बिटकॉइन सब बताऊंगा धीरे धीरे, आप समझ पाओगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये रेगुलेट कैसे होता है, देखो कोई ना फॉर्मल रेगुलेशन नहीं है ना, इंडिया में अभी तक कुछ वो नहीं बना कि कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे आरबीआई आपका पैसा रेगुलेट करती है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई कुछ बना नहीं है, कोई चीज अभी है नहीं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है, अपनी जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो आपकी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 2019 से काम कर रही है, कैसे रेगुलेट करना है इसको सोचने के लिए, लेकिन आज तक कोई बिल नहीं आया, बिल नहीं है मतलब कोई प्रस्ताव आपका पार्लियामेंट में नहीं आया कि कैसे उसको रेगुलेट करना है। सेंट्रल बैंक जो इंडिया का है आपका, मतलब आरबीआई, वो हमेशा से कहते रहा है कि आपके जो प्राइवेट डिजिटल करेंसी है, जो आपने खुद की बनाई हुई अपनी डिजिटल करेंसी हुई है, वो बैंक होना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में भी ये बैन कर दिया था, लेकिन 2020 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आप क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर सकते, है ना, या तो कोई पॉलिसी लेके आओ, आप बैन नहीं कर सकते। तो 2020 में सीधे आरबीआई की तरफ ये बात आपके कह दी गई थी, ठीक है। हटाना ही पड़ेगा यार ये, चले। अब ये क्रिप्टो करेंसी की लेटेस्ट डेवलपमेंट, मतलब ये सब बात हो क्यों रही है, देखियो क्या हुआ, यूनियन बजट जो अभी बजट आया है आपका, उसमें निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है करीब 30% टैक्स लगेगा जो भी क्रिप्टो करेंसी से कमाई होगी, या एनएफटी नॉन फंजिबल जो आपके टोकन्स होते हैं उनसे जो कमाई होगी। वो नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका कोई भी एक आर्ट वर्क है, कोई भी म्यूजिक है, कोई भी चीज है, तो आप उसको भी बेच सकते हो, ठीक है, उसके रूप में आपको टोकन मिलेगा, उन्हें एनएफटी बोलते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। फंजिबल क्यों, फंजिबल का मतलब दोस्तों वो चीजें होती है जिसके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे आपके 20 रुपए है ना, तो 10-10 रुपए करके दे दोगे, है ना, तो ये नॉन फंजिबल है, मतलब 20 रुपए हैं तो 2 रुपए करके 10 बार हो गया, तो अलग अलग लोगों को बांट सकते हो। नॉन फंजिबल मतलब इसे बांट नहीं सकते हो। अब कोई आर्ट है या कोई पेंटिंग है, तो ऐसा तो है नहीं एक पेंटिंग दूसरी पेंटिंग दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों अलग तरह की पेंटिंग होगी, दोनों की कीमत दूसरी होगी, ठीक है। चलो पहले क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं, ठीक है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर किसी आदमी का नुकसान क्रिप्टो में हुआ तो उसे नुकसान दूसरी अर्निंग में नहीं माना जाएगा जी, मतलब समझ गया, नुकसान है तो उससे ऐसा नहीं कि टैक्स में तुम्हें रिबेट मिल जाएगा, तुम्हारे जो असली पैसे कमाए हैं तुमने तो वो होगा। और गवर्नमेंट ने आल्सो, जो सरकार है उसने ये भी कहा है कि 1% तो भाई टैक्स कट जाएगा तुम्हारे सोर्स पे, मतलब जैसे ही तुम्हारे पास पैसा आएगा वैसे ही 1% तो हम काट लेंगे। साथ में ये भी अनाउंस किया गया कि आरबीआई फाइनेंशियल 2023 में डिजिटल करेंसी ले आएगी, है ना, जो कि मोर एफिशिएंट और चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाएगी। जैसे क्रिप्टो करेंसी की दोस्तों स्टोरी समझ लेते हैं, स्टोरी कहानी क्या है। देखो 2013 में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है, बहुत कम एक्सचेंज ओपन हुए। 2014 में 13 लार्ज और 20 स्मॉल एक्सचेंज, मतलब टोटल 33 करीब हो गए। 2017 में गवर्नमेंट ने पहली बार रिकमेंडेशन किया कि भाई हम जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपकी पॉन्जी स्कीम, मतलब फालतू की फर्जी स्कीम, स्कैम, टेररिज्म, इन सब में इस्तेमाल होता है। फिर दिसंबर 2017 में क्या हुआ, बिटकॉइन ने $20,000 पार कर दिया, मतलब एक बिटकॉइन की कीमत $20,000। अरे वाह, दुनिया पागल हो गई थी उस वक्त, ठीक है। जैसे ही हुआ तो अप्रैल में आरबीआई ने बैंक को बैन कर दिया, मतलब कोई भी बैंक क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट को नहीं सपोर्ट करेगा। उससे पहले क्या फरवरी में हुआ था कि अरुण जेटली जो हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने कह दिया कि बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, मतलब उससे आप सामान खरीद नहीं सकते, साफ सी बात है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। एक यूनो कॉइन था दोस्तों उस वक्त, मतलब 2008 की बात है। यूनो कॉइन ने तो क्या किया था, उन्होंने क्रिप्टो के एटीएम लॉन्च कर दिया था, ये कि उस एटीएम से क्रिप्टो निकाल सकते हो। सरकार ने क्या किया, 5 अक्टूबर को इन्होंने किया, 25 अक्टूबर को, मतलब 20 दिन के बाद यूनो कॉइन के जो फाउंडर थे सात्विक विश्वनाथन, उनको बेंगलोर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि भाई तूने खोल कैसे दिया ये। फिर 2019 में क्या हुआ, गवर्नमेंट पैनल है, बताऊंगा उसके बारे में, 10 साल के बाद जेल टर्म होनी चाहिए भाई, है ना, रिकमेंड किया, अप्लाई नहीं हुआ। मार्च 2020 में क्या है, क्रिप्टो पे बैन हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा बैन हटाओ भैया, तुम ऐसे बैन नहीं कर सकते। चलो अब पहले समझते हैं कि देखो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो डिजिटल करेंसी होती है आपकी। डिजिटल करेंसी मतलब वो कोई रुपए के फॉर्म में नहीं होती, पेपर नहीं होता, आपके एक फोन टैबलेट उसी में लिखा होता है कि इतने पैसे हैं,
और वहां से वहां जा सकते हो, उसको कहीं निकाल नहीं सकते हो उसके। अच्छा, क्रिप्टो के ना एक इंक्रिप्शन टेक्निक होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने ये दे दिया तो वो दे दिया, मतलब रुपए की तरह नहीं बांट सकते हो, उसको पहचानना पड़ता है, इंक्रिप्ट करना पड़ता है। अब ये इंक्रिप्शन टेक्निक मतलब छुपा हुआ टेक्निक होता है जानने के लिए कितना है क्या नहीं है। उसका इस्तेमाल होता है कि पैसे कितने जनरेट करने हैं, कितने पैसे भेजने हैं, किसको भेजना है, वो फंड जो आपने भेजा वो वेरीफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये बातें जो भी होती है ना क्रिप्टो में, जो भी पैसा लेता है और देता है, वो हमारे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को कुछ पता नहीं चलता। अदरवाइज आपके देखो खाते में, अकाउंट में कुछ पैसे आए, मान लो 50 रुपए है, तो आरबीआई को सब पता है तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे गए, इस पेन वाले डाले। लेकिन यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना, आरबीआई को पता नहीं चलता। क्यों? वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ब्लॉकचेन समझाता हूँ। अच्छा, आपकी क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी है? बिटकॉइन है, इथेरियम है, वैसे ही आपका डोजे कॉइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आपके जो इलान मस्क है ना, वो डोजे कॉइन को बहुत सपोर्ट करते रहते हैं और बिटकॉइन की लंका लगाते रहते हैं, इथेरियम की भी कई बार एक ट्वीट कर देंगे और हो जाता है दिक्कत। चलो, अच्छा ये काम कैसे करता है ना, ये देख लेते हैं काम कैसा है। देखते जाओगे मुझे तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे ये काम कैसे करता है। तो बिटकॉइन काम कैसे करता है? आप क्या करते हो कि लैपटॉप या फ़ोन में से ना एक ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट करते हो कि इतने पैसे किसी के अकाउंट में डालने हैं या किसी को निकालने हैं, इस तरह की रिक्वेस्ट होती है। अब ये जो रिक्वेस्ट होती है तो ये एक P2P होता है, पीयर टू पीयर बोलते हैं उसे, है ना। समझो मत, यूँ समझ लो कि बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपस में, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। अब वो कंप्यूटर क्या करते हैं कि जैसे किसी डायरेक्शन की आपस में कनेक्टेड एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। इनको नोड्स कहते हैं, सब नेटवर्क बनाते हैं आपस में कि ट्रांजैक्शन कोई करना चाहता है, इस तरह की बात चल रही है। अब ये जो नेटवर्क है, ये सारे कंप्यूटर आपस में एक एल्गोरिथम, एक तरह का फॉर्मूला समझ लो आप लोग, नॉर्मल तरीके में एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसको जानने के लिए कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन इसने की इसको मान ले, वैध मान ले, तो आपके इस ट्रांजैक्शन को ये वेरीफाई कर देते हैं, वैलिड मान लेते हैं कि भाई वैलिड हो गया, ठीक है। अब ये वेरीफाई हो गया, मतलब इन सब कंप्यूटर्स ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, ट्रांजैक्शन हो सकता है, ये पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या हो सकता है? आपका क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई रिकॉर्ड है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ही भेज रहे हो वो भी भेज सकते हो। अब क्या करते हैं, जैसे ही इस ट्रांजैक्शन को ओके मिला तो एक ना डब्बा बनता है, ब्लॉक बोलते हैं उसे, ठीक है। उस ब्लॉक पे उस वक्त जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है आपकी, सबको नोट कर लिया जाता है कि ये भाई इसने इसको दिया, इसने इसको दिया। नाम नहीं होता दोस्तों, इनक्रिप्टेड मतलब जैसे किसी, मेरा नाम है श्याम, तो मेरा नाम श्याम ना अजीब सा नाम हो, वो लिखेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा 0 y अल्फा बीटा ये वो फलना डिम का जो भी है ना, नंबर्स में होता है, नंबर्स अल्फाबेट्स में होता है। तो अब नंबर अल्फाबेट में तो किसी को पता नहीं चलता भैया अल्फाबेट नंबर कौन है, क्या पता, है ना। और ऊपर से क्या सेम नाम हो तो बात भी है, हर बार बदल जाता है, तो इनक्रिप्टेड होता है, वो सिर्फ वही जानता है कि किसको क्या मिला, है ना। तो आपको वहां पे किसी का नाम नहीं आता, एक अलग तरह का कोड आता है, भाई इस कोड वाले बंदे को इतने पैसे मिले, वो मिले, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी गई। तो अब ये सारे के सारे जितने भी ट्रांजैक्शन होता है कि भाई इस कोड ने इसको पैसा भेजा, इस कोड ने इसको पैसा भेजा, इस कोड ने इसको पैसा भेजा, ये एक ब्लॉक समझ लो। उस ब्लॉक पे, ब्लॉक मतलब है ना मतलब डाटा का है ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन है इस पे, उस पर लिख के रख लिया गया और ये इंफॉर्मेशन क्या है फिर रख दी गई। अब जब नई इंफॉर्मेशन आएगी तो इसके दूसरे वाले ब्लॉक पे वो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, फिर आएगी तो इसके इसी के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक बन जाएगा, उस पर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, फिर कोई आएगा फिर उस पर। तो ऐसे करते करते ब्लॉक पे ब्लॉक बनते चले जाते हैं और एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक बनते चले जाते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और जब ये ब्लॉक में डाटा वेरीफाई हो जाता है तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपका पैसा भेजना है वो भेज दिया, नहीं भेजना है मत भेजो यार, जो करना है करो, बस समझ लो, ठीक है। एक तो हम इस अपनी फोटो पर से परेशान है, कहीं कहीं घुमाए जा रहे हैं। अब आरबीआई हमारी क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ क्यों बोलती है, ये समझ लो। पहली बात तो दोस्तों सोवरेनिटी की गारंटी नहीं है। सोवरेनिटी गारंटी कैसे नहीं है कि देखो आपने कोई क्रिप्टो लिया, आपने कोई पैसे लिए, देखो आपके पास अगर 100 रुपये का नोट हो, है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके पास, जैसे ये मेरे पास 200 का नोट है, ठीक है। इस 200 के नोट में आपका लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वो देता हूं। देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है, ये देखो इधर लिखा है, मैं धारक को, अरे क्लियर दीजिए कैमरा,
चलो नहीं दिख रहा, कोई नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि मैं धारक को, जिसके पास भी ये नोट है, उसको 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, आरबीआई गवर्नर देता है। मतलब आपको कभी ये रुपए नहीं चाहिए तो आप आरबीआई पहुंचो कि ले भाई तूने मुझे कहा था कि इस जो, देखो इस पेपर की कीमत क्या है, कीमत क्यों है, क्योंकि किसी ने वादा किया है। आपके पास चेक ही है, चेक क्या है, एक कागज ही है, उस पर किसी ने वादा किया है आपको कि 2 लाख रुपए देगा, तो इसलिए उसकी कीमत है। वैसे इस पर किसी ने वादा किया है कि वो 200 रुपये देगा आपको, इसलिए इसकी कीमत है, किसी ने प्रॉमिस किया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज में कोई किसी को प्रॉमिस नहीं करता, कोई गारंटी नहीं है किसी, मतलब गरीब को अगर आपने दे दिया और उसे कहा कि भैया मैं इसको खाऊंगा, क्या क्या डिजिटली तो है, तो कोई लीगल टेंडर नहीं है, कोई मतलब बांधित नहीं है आपको पैसा देने के लिए। किसी दिन देखो विश्वास पे चल रहा है, एक दिन मतलब किसी ने बोल दिया कि बिटकॉइन की वैल्यू 0 है तो 0 है, ठीक है, मतलब आपस में डिसाइड कर ले कि बिटकॉइन की वैल्यू 0 है तो 0 है, कहीं पे आप लड़ नहीं सकते हो कि भाई कैसे 0 है। लेकिन 100 रुपये इसकी कीमत 200 रुपये है तो 200 रुपये ही होगी, सरकार बाधित है, गारंटी दे रही है आपको, ठीक है। तो इसलिए क्या है, लोग फंस जाएं, सोवन गारंटी नहीं है इस पर, सरकार गारंटी नहीं देती, देश की गारंटी नहीं है। दूसरा मार्केट वॉलिटिलिटी बहुत है, जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल इस पर लोभित होकर परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे। जैसे कैसे, बिटकॉइन की कीमत वॉलिटिलिटी समझते हो दोस्तों, उतार चढ़ाव, पैसे में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखें तो बिटकॉइन यूएसडी डॉलर मतलब $20,000 था एक बिटकॉइन की कीमत 2017 में, और नवंबर 2018 में 3,800। देख लो किसी ने इतने पैसे लगाए होंगे तो उसके पैसे कितने घट गए, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है सिर्फ 11 महीनों में, इतना खेल। अब सिक्योरिटी में रिस्क है, सिक्योरिटी में रिस्क कैसा है, देखो ऐसा होता है ना भैया कि बिटकॉइन का कोई अकाउंट तो होता है, तो वो एक प्राइवेट की होती है, कोड होता है एक्चुअली, उसी से आप वो अकाउंट अपना खोलते हो, एक्सेस करते हो। अगर गलती से वो कोड भूल गया ना तो सब गया, कुछ नहीं हो सकता। ये आपके बैंक का पासवर्ड नहीं है जिसको आप रिसेट कर लो, प्राइवेट की थी तो थी, नहीं थी तो टाटा बाय बाय, सब खत्म। दूसरा क्या है, मान लो ये प्राइवेट की जो एक कोड है, आपने इसे प्राइवेट की जिसे मैं कह रहा हूँ, ये जो कोड है इसे आपने कहीं पे स्टोर करके भी रख दिया किसी वॉलेट में, इसमें मोल लिया आप, तो वहाँ पे क्या मॉलवेयर अटैक हो सकता है, कोई वायरस आएगा, वो जान लेगा, वो निकाल लेगा आपके पैसे, तो इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। तो इस तरह से क्या लोगों को बचाने के लिए आरबीआई इस चीज़ का ध्यान रखती है। अब आ जाते हैं हम एससी गर्ग कमेटी की रिपोर्ट पे। 2019 में याद रखना दोस्तों, एक एससी गर्ग कमेटी थी, वो बनी थी आपके क्रिप्टो करेंसीज पे। ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, आपके टियर 1 में भी आ सकता है, कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एससी गर्ग कमेटी, देखो आपको मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाते हुए समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। एससी गर्ग कमेटी 2019 में कहा था, उन्होंने कहा था कि उनका रिकमेंडेशन ये था कि जो भी क्रिप्टो करेंसी माइन करता है, होल्ड करता है, रखता है, उन सबको बैन करो भैया, किसी को मतलब कुछ पैसे वैसे नहीं देते। और उन्होंने ये भी कहा कि साथ में उन सबको अगर कोई रखता है या फिर ट्रेड करता है, सॉरी एक्सचेंज करता है, ट्रेड करता है डिजिटल करेंसी में, तो 10 साल की सजा भी दे दो, 10 साल डालो जेल में, तब सुधरेंगे ये, है ना। ये रिकमेंडेशन दी थी, अभी एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी एक्सचेकर को, एक्सचेकर मतलब भारत सरकार को लॉस होता है, ठीक है, क्यों, किसके कारण, क्रिप्टो करेंसी यूजर, मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी का यूजर है, उसके कारण टैक्स की, मतलब मान लो टैक्स पे नहीं कर रहा, क्रिप्टो में सारा खेल खेल रहा है, सरकार को पता नहीं चल रहा, सरकार को पता नहीं चल रहा, तो क्रिप्टो में सारा खेल खेल रहा है। तो अगर वो क्रिप्टो में सारा खेल खेल रहा है, तो अगर सरकार को पता लगता है तो जितना भी सरकार को नुकसान, उसका 3 गुना लगा देना होगा, उसका 3 गुना ज़्यादा पेनल्टी लेना, ठीक है, जो भी नुकसान हुआ, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट को अपना मतलब सोचना चाहिए कि कैसे क्रिप्टो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद ही वो उसको रेगुलेट कर ले, खुद ही उसको चीज़ों को ले। तो इस तरह से हमारी चीज़ें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने, अरे चेरनोबिल डिजास्टर तो रही गया, चेरनोबिल समझ लो, बहुत छोटा टॉपिक है। चेरनोबिल डिजास्टर समझते हैं क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है दोस्तों। देखो रशिया ने वही आपका अटैक कर लिया, फेज बैटल के बाद रशियन ट्रूप्स ना चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस गए हैं। देखो चेरनोबिल आएगा तो आपको उसके साथ चेरनोबिल डिजास्टर भी याद आएगा कि क्या था, क्यों था, कैसे था। नॉर्दर्न यूक्रेन में आपका घुस गया है। कहानी क्या है, देखो ये आप मैप दे सकते हो, ये इधर बेलारूस है, ये इधर आपका रशिया है, ये आपका यूक्रेन है, और यूक्रेन की ये कैपिटल है कीव आपकी, और ये नॉर्थ में देखो यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे चेरनोबिल है, मतलब इधर आपका बेलारूस आ गया, इधर आपका रशिया आ गया, और ये तो यूक्रेन है ही, मतलब 3 देशों के बिल्कुल वहाँ पे शुरुआत में है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। चलो अब मैं बताता हूँ रशियन ट्रूप घुस गए, तो बात क्या है, चेरनोबिल डिजास्टर आपको याद होना चाहिए, 1986 में हुआ था ये, ठीक है। समझते हैं कि क्या था। चेरनोबिल क्या था कि
आ जाओ भैया, अपना चेहरा इधर रखो। चेरनोबिल डिजास्टर क्या था दोस्तों कि ट्रेजेडी हुई थी, उनका रिएक्टर नंबर 4 जो न्यूक्लियर रिएक्टर था जहाँ पे आपका पावर प्लांट बनता है, तो रिएक्टर नंबर चौथा रिएक्टर था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो 26 अप्रैल 1986, ये डेट इंपॉर्टेंट है, अप्रैल भूल भी जाओ, 1986 याद रखना, ठीक है। तो ये जो चेरनोबिल पावर प्लांट था नियर प्रियाप्ट करके है एक टाउन, वहाँ पे था, जो यूक्रेन का सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वाला एरिया था ना यूक्रेन का, अभी देख लिया यूक्रेन के मैप है, तो ये वहाँ पे हो गया था। एक्चुअली जब ये हुआ था, लोग थे वहाँ के जो टेक्नीशियंस थे, सेफ्टी इंस्ट्रक्टर्स थे, वो क्या करते एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, चेक करके देख रहे थे कि सेफ है कि नहीं है। उसी के बीच में दिक्कत आ गई, फॉल्ट आ गया, और ये कहा जाता है कि करीब 8.4 मिलियन लोग, मतलब 84 लाख 84 लाख पीपल उस रेडिएशन में, न्यूक्लियर रेडिएशन में आपके आ गए थे, ठीक है। ये हुआ क्यों, ठीक है, वही कहा कि ग्रुप ऑफ टेक्नीशियंस थे, वो सोवियत कंट्रोल यूक्रेन में ये सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे, उसी के चक्कर में एक्सप्लोजन्स हो गए। देखो कैसा फूट सा गया पूरा पूरा, अरे कलर बदलो यार, है ना, कैसा देखो ये फूट गया था, यहाँ से निकल गई थी सारी, और रेडिएशन फैल गई थी। तो अब क्या है, और ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इसकी जो रेडिएशन थी, जो हिरोशिमा में जापान पे बम गिरा था ना यूएसए ने, तो उसमें जितनी रेडिएशन हुई थी उससे 400 गुना 400 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन हुई थी। अब कंसर्न क्या है, तो कंसर्न इसलिए कि रशियन फोर्सेस ने उस पर कंट्रोल ले लिया है। तो जो अगर कहीं गलती से जो न्यूक्लियर वेस्टेज स्टोरेज फैसिलिटी को कोई डैमेज हो गया उनके अटैक के कारण, उनके किसी कारण, तो ऐसा रेडियो एक्टिव डस्ट निकलेगा कि वो फिर तीनों जगह पे, मतलब यूक्रेन, बेलारूस और यूरोप के पार्ट्स में फैलेगा, और सबको बड़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे है कहाँ, चेरनोबिल यहाँ पे है, रशियन फेडरेशन यहाँ पे है आपका, बेलारूस यहाँ पे है, पूरा आपका इधर यूरोप स्टार्ट होता है ना, नीचे की तरफ है ना, क्रीमिया आ गया इधर, तो वैसे तो इस तरह से आपका ये चीज फंसी की। क्रीमिया कहाँ गया भैया, ये देखो ये रहा क्रीमिया, ठीक है, क्रीमिया ये मेडिटेरियन सी का आपका रास्ता है इधर से जाने का। तो इस तरह से कहानी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चैनल कैसा लगा जरूर बताइए, और अब हम आपको डेली ये प्रोवाइड करेंगे कंटेंट अच्छा सा, आप समझ पाए चीज़ों को। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, इतना तो कर ही सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।